नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बिस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। गुरुग्राम में लोगों को लाइसेंस और आरसी के लिए जहां विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे और उन्हें समय पर आरसी और लाइसेंस नहीं मिलते थे, अब इसी पर एक्शन लेते हुए एसडीएम की तरफ से निर्णय लिया गया है कि यदि किसी भी व्यक्ति की आरसीयां, लाइसेंस या एसडीएम ऑफिस से बनने वाले दस्तावेज समय पर नहीं मिलेंगे तो उसकी जिम्मेवारी खुद विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी की होगी। यही नहीं, यदि विभाग की तरफ से जो तारीख दस्तावेज देने की दी गई है उस पर किसी भी व्यक्ति को उसके दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो विभाग की तरफ से उसे 20,000 रुपए हर्जाने के तौर पर दिए जाएंगे। आरटीएस राइट टू सर्विस कमीशन हरियाणा में बना है और इसके तहत जितनी भी हमारी सर्विसेज हैं ये विद इन टाइम हमें डिलीवरी करनी होती है। सभी सर्विसेज का टाइम लिमिट है। जैसे सपोज करो लर्नर लाइसेंस है उसका 3 डेज़ है, इसी तरह से सभी सर्विसेज का टाइम लिमिट दिया हुआ। अगर हम उस टाइम पीरियड में सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाते तो नेक्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी हैं उनके पास वो जा सकते हैं और फाइनली कमीशन के पास जा सकते हैं। और अगर फिर भी किसी की गलती है, टाइमली डिलीवरी नहीं हुई है कोई सर्विस, तो उसके लिए जुर्माने का भी प्रावधान। इसमें सबसे ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है पब्लिक को कि आरटीएस का फ़ायदा उठाएं जिससे कि पारदर्शिता भी बने और कोई भी काम है वो टाइम लिमिट में हो जाए। तो इसके लिए हमने ऑफिसेज में अंदर भी और बाहर भी बोर्ड डिस्प्ले किया हुआ है। उसमें कमीशन के फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, अपीलेंट अथॉरिटी के भी, कौन इसका अपीलेंट अथॉरिटी है, क्या उसका टाइम लिमिट, सभी वो हमने उसके अंदर मेंशन किया हुआ है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों कि उनको टाइमली सर्विसेज मिल सके। उसके अंदर अपीलेंट अथॉरिटी के बाद भी अगर वो नहीं सेटिस्फाइड होता है तो मैंने बताया कि कमीशन में जा सकते हैं। कमीशन डिसाइड करता है कि अगर उसने सर्विस टाइमली नहीं दी है तो उसके ऊपर जुर्माने का प्रावधान है, मैक्सिमम 20,000 तक उसमें कर सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से 25 से अधिक सामाजिक संगठन के सहयोग से मात्र 2 दिन में 10,000 से अधिक लोगों को जूस उपलब्ध करवाया गया है। विशेष रूप से उन लोगों को ये जूस पैकेट वितरित किए गए हैं जो जनता की सेवा में 24 घंटे कार्य करते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग ने बताया कि जिले में नगर निगम के अंतर्गत सैकड़ों सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी वर्कर, पुलिस कर्मचारियों एवं सैकड़ों ऑटो चालक और वॉलंटियर्स को कोका कोला की ओर से उपलब्ध कराया गया जूस वितरित किया गया। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस जिले में 50 से अधिक सामाजिक संस्थाओं और 500 वॉलंटियर्स के साथ जोड़कर जिले में सेवा प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। अब तक 25 सामाजिक संगठन और 100 से अधिक स्वयंसेवक रेड क्रॉस के साथ जुड़कर निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। गुरुग्राम में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां युवक को पूरी तरह से पीटा गया। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने मारपीट की है। गुरुग्राम के सेक्टर 56 की वारदात है, जहां बेटे और पिता के साथ मारपीट की गई। सेक्टर 56 थाने में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल आरोपी फरार है। दोनों घायलों की लाठी डंडों से पिटाई की गई। दोनों को गंभीर चोट आई है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि घायलों के नाम करण और चमन है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सेक्टर 15 स्थित भाजपा जिला मुख्यालय का मंत्रोच्चारण के बीच विधिवत रूप से शिलान्यास किया और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक राजेश नागर, नयन पाल रावत, सीमा त्रिखा और विधायक नरेंद्र गुप्ता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, मेयर सुमन बाला और जिला अध्यक्ष गोपाल शर्मा व युवा जिला अध्यक्ष पंकज सिंगला सहित तमाम औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि आज फरीदाबाद में भाजपा पार्टी कार्यालय का शिलान्यास हुआ है और पिछले कुछ वर्षों से पार्टी द्वारा सभी जिला केंद्रों पर पार्टी कार्यालयों के निर्माण का अभियान चलाया हुआ है। उसी कड़ी में आज फरीदाबाद जिला पार्टी कार्यालय का शिलान्यास हुआ है, जिसको लेकर वह सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के फरीदाबाद के जिले के कार्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम ये हुआ है। अभी पिछले कुछ वर्षों से
भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी जिला केंद्रों पर अपने पार्टी कार्यालयों का निर्माण करने का एक अभियान हमने चलाया है और आज उसमें फरीदाबाद का ये कार्यालय का निर्माण हुआ है। इस समय में सभी हमारे पार्टी के नेता, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, सब सदस्य, सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। दिल्ली में आपकी दो महत्वपूर्ण बैठकें हुई हैं, उनके बारे में सर थोड़ा सा डिटेल प्लीज सर, किस तरह के प्रोजेक्ट? दिल्ली की बैठकें लगातार चलती हैं। दिल्ली की बैठक कोई पहली बार नहीं चली है, लेकिन आज चूँकि कई मंत्री हम कई विभागों के नए आए हैं, उनमें से हमारे जो टूरिज्म के मिनिस्टर, आर्ट एंड कल्चर के जो मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी, तो उनके साथ मेरी मीटिंग थी और हमने हरियाणा के जितने अभी टूरिज्म के यानी डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर भी चर्चा की है। उसमें चाहे वो हमारा सूरजगढ़ का क्षेत्र है, हमारा ज्योतिसर का है, पिंजौर का है, महेंद्रगढ़ है, राखीगढ़ी है, इन सब क्षेत्रों की चर्चा की है और इनके ऊपर कोई ना कोई टूरिज्म के, आर्ट एंड कल्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं जो पेंडिंग पड़े हैं उनको गति मिले, ये सारी चर्चा। ये जहाँ बिल्डिंग बन रही है यहाँ पे हरियाली भी है, कहीं पेड़ भी है, उनका ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल निश्चित रूप से। आखिर पर्यावरण के नाते से पेड़ लगाना ये हमारा काम है और मान लो कोई एक आध पेड़ किसी कारण से मानो कम होता भी है तो उसके बदले में 10-10 पेड़ लगाने के हमारे अभियान है कि पेड़ों को कम नहीं होने दिया जाएगा। सर, फरीदाबाद के 200 करोड़ के घोटाले की जांच आप लास्ट बार टाइम आए थे तो आपने कहा था तेजी से होगी, सब जांच चल रही है, जांच चल रही है, जो रिजल्ट आया आपको आज FMDA की मीटिंग है, उस मीटिंग के बाद आपको बताएंगे। देखिए, कार्यालय हमारे काम की एक महत्वपूर्ण इकाई है। हम जब ये कहते हैं कि 5K पर हमारा काम चलता है, उसमें कार्यालय, कार्यकर्ता, कार्यक्रम, कार्यपद्धति और कोष। कार्यालय हमारे लिए संस्कार स्थली भी है, क्योंकि नए कार्यकर्ताओं को संस्कार देने का काम कार्यालय पर होता है। कार्यालय हमारे लिए कार्य का घर भी है कि जिस प्रकार से समाज के कल्याण के कार्य और पार्टी संगठन संचालन के कार्यों की चर्चा यहीं पर होती है। कार्यालय हमारे लिए कार्यपद्धति सिखाने का प्रकार भी है, कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बैठक में शामिल होना, वो भी हम यहाँ सिखाते हैं। तो कार्यालय का महत्व एक ऑफिस से कहीं अधिक है हमारे लिए और इसलिए हर जिला केंद्र पर हमारा कार्यालय बन रहा है। आज फरीदाबाद के कार्यालय के निमित्त जो है हम यहाँ इकट्ठे आए हैं सब लोग, और जिस प्रकार की जैसे मैंने कहा कि पार्टी संस्कार भी है, पार्टी व्यवहार भी है, पार्टी परिवार भी है, तो उसी प्रकार का संस्कार, उसी प्रकार का व्यवहार, उसी प्रकार के परिवार के भाव यहाँ विकसित हों, इसी मैं कहूँगा कि शुभेच्छा के साथ आज मैं फरीदाबाद के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ कि यहाँ के कार्यालय का शिलान्यास हो रहा है। सर, भव्य कार्यालय कहा जा रहा है ये फरीदाबाद का, तो भव्यता के क्या मायने रहेंगे? जो भी कार्यालय में अच्छे काम हों उसको भव्य कहेंगे, जिस भी कार्यालय में ठीक व्यवस्थित चीज़ें हों उसको भव्य कहेंगे। यहाँ भव्यता का अर्थ मुझे किसी विशालता से नहीं है यहाँ भव्यता का अर्थ जो है उस वैशिष्ट से है कि यहाँ हर चीज़ व्यवस्थित। क्या समय सीमा है? कितने डिस्ट्रिक्ट्स में ये भी कब तक बनेगा और कितने डिस्ट्रिक्ट्स में? देखिए, जल्दी से जल्दी सब स्थानों पर बने इसकी अपेक्षा है। कुछ कार्यालय हमारे बन चुके हैं, जो है कुछ कार्यालय आने वाले 25 सितंबर तक हम सोच रहे हैं तैयार हो जाएंगे। कुछ कार्यालयों में और समय लगेगा, जो नए शुरू हो रहे हैं लगभग साल भर लग जाता है पूर्ण होने में, बहुत व्यवस्था से चलने पर भी। तो निश्चित रूप से साल भर में सभी जिलों के कार्यालय हमारे जो भी फरीदाबाद के लोग हैं ऐसा इकट्ठा करके लगाएंगे। पार्टी तो दान धर्म पे चलती है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज फिर कांग्रेस के अंदरूनी कलह पर उठकर चुटकी लेते हुए कहा कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई लोगों में एंटरटेनमेंट बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है वो अब लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन गई है। लोगों के सामने रोजाना कोई ना कोई एपिसोड सामने आते रहते हैं। अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस के इस तरह के कलह किसी न किसी राज्य से सामने आते रहते हैं और इस पर कुछ अधिक कमेंट करना ठीक भी नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई है अब ये लोगों के एंटरटेनमेंट का साधन बन चुका है। रोज़ तरह तरह के एपिसोड सामने आ रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रांतों से सामने आ रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई और अधिक कमेंट करना ठीक नहीं। हमने पुनर्वास की योजना बना दी हुई है और उसके लिए वहाँ पर बाकायदा कैंप भी लगाया जा रहा है और जो जो उसके दायरे में आएंगे उनको पुनर्वास किया जाएगा। देश का कानून सर्वोपरि है
और वो कानून ना मेरे कहने से चलता है, ना किसी के कहने से चलता है, ना किसी के धरने से वो विचलित होता है, ना किसी की धमकियों से विचलित होता है। तो कानून तो अपने ढंग से ही चलेगा, इन बातों का कोई असर नहीं पड़ेगा। देखिए, हमने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी किए हैं कि वो सिविल और पुलिस के अधिकारियों की कमेटियां बनाकर जहां जहां पर भीड़ है उन पर नज़र रखें, और जो हमने SOP जारी की है उसकी सख्ती से पालना कराई जाए। बढ़ती महंगाई के आगे सब क्लीन बोर्ड होते नजर आ रहे हैं। लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने महंगाई को चरम सीमा लांघ दी है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का सीधा असर फतेहाबाद में आज देखने को मिला। फतेहाबाद ऑटो चालकों ने ऑटो किराए में जबरदस्त इजाफा कर दिया। ऑटो चालकों ने पहले की तुलना में अब किराए में दोगुनी वृद्धि की है। इसका असर सीधा महंगाई की मार झेल रहे आम वर्ग पर पड़ेगा। ऑटो चालकों का कहना है कि जिस प्रकार से डीजल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, उसके कारण उन्हें घाटा उठाना पड़ रहा था। मजबूरीवश उन्होंने ऑटो के किराए में वृद्धि करने का फैसला उन्हें लेना पड़ा। देखो जी, ये महंगाई को देखते हुए, तेल की कीमतों के बढ़ते हुए, उसी के कारण जो कि हमारा कोई खर्चा नहीं निकलता था इस तेल से। हमें 2-3 सवारी मिलती हैं, उसमें ना तो तेल के पैसे पूरे होते हैं, ना ही हमारा कोई गाड़ी किराए पे है, कोई फाइनेंस पे है, कोई लोन पे है। आए दिन बैंक वाले हमारी गाड़ियां उठा रहे हैं। ये तेल की महंगाई को देखते हुए 10 रुपये में हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता था। हम सब टेम्पू वाले गरीब घर से संबंधित हैं, ठीक है जी। तो इसके कारण हमने 10 की बजाय हमने लोकल 15 कर दिया है। जो आगे गाँव मताना पड़ता है, हमारा वहाँ तक रूट है, तो वहाँ हमने 20 रुपये कर दिया है। तो कब किया है आपने ये पिछले 2 दिन से किया है जी। तो कितना रेट किया है आपने? रेट हमने मताना गांव तक 20 रुपये है, और लोकल हमारा यहाँ कोर्ट तक जाते हैं हम 15 रुपये किराया। 10 के 15 किए हैं, 15 के 20 किए हैं। गांव साहपुर नगली के सरपंच अब्दुल्ला को अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश मंत्री बनने पर उनके गांव में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर उनके निवास पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी द्वारा जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है उसे मैं पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभाऊंगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो 36 बिरादरियों को एक साथ लेकर चलती है। प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री, प्रदेश मंत्री की नियुक्ति की गई। इसी कड़ी में भाजपा के कर्मठ, जुझारू व ईमानदार कार्यकर्ता अब्दुल्ला सरपंच शाहपुर नागली को भाजपा का नूं प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। सर, मैं सबसे पहले अपने CM साहब का, मनोहर लाल खट्टर जी का मैं खैर मकदम करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और उनके जो लीडर साहिबान हैं, चौधरी जाहिद हुसैन साहबान, अल्पसंख्यक के राष्ट्रीय मंच के जो है तो उसको उपाध्यक्ष बनाए हैं। मेवात को एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। और उसी के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष जो बना नसीम अहमद विधायक फिरोजपुर हल्का से जो बनाए हैं, उसका पूरे मेवात के अंदर एक बहुत बड़ा एक शौक जागरूक हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया था वो सब पार उतारा है। कोई झूठा फार्मूला नहीं दिया, क्योंकि पहले भी हमारे इसी मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, 32-33 जई लगाए, बेस सपोर्ट के लगाए, उनके काबिलियत पर लगाया गया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं पूरे इलाके मेवात की तरफ से, जो उन्होंने हमारे बच्चों को जई नियुक्त किया। आज वो अपने अच्छी तरह से अपनी ड्यूटियों को सब चढ़े हुए हैं। का हम आभार व्यक्त करते हैं, जो इतने उससे छोटे से कार्यकर्ता को इतना बड़ा प्रदेश मंत्री बनाया है। और जो कि नारा है मनोहर लाल का और नरेंद्र मोदी साहब का, सबका साथ सबका विकास, वही आज देखने को मिल रहा है। हमारा छोटा सा गांव है जो कि बिजली, पानी, रास्ता, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी है। और इसका भारतीय जनता पार्टी का और CM मनोहर लाल खट्टर का हम आभार करता है। जो उनका नारा है सबका साथ सबका विकास, उसी की तरफ आज सबको आईने में दिख रहा है।
घर के बाहर गली में खेल रही एक बच्ची को तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों के अनुसार उनकी 5 वर्षीय बच्ची गली में खेल रही थी। इसी दौरान एक कार चालक लापरवाही से कार चलाता हुआ आगे बढ़ा और बाहर खेल रही बच्ची को कुचल दिया। घटना के दौरान मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्ची के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भिजवाया। ताऊ के घर बारने में बैठी थी, लड़का हमारे न ठोका गाड़ी ले स्पीड पे और उसके मारी ठोकर सीधे आगे जाके कंध में भिड़ी। एक टायर वो चढ़ा दिया, फिर पिछला टायर चढ़ाया, फिर बाद में बैक करके नाली में फंस गई। उसको निकालने की कोशिश में तो मैं भाग जाऊंगा निकाल के 2-3 बार चढ़ा दी उसके ऊपर। इतने में सारे जो घरों के अंदर से पटाखा बाजा, गाड़ी भिड़ी, कान में निकल गया, पकड़ लिया उसको। उसके बाद वहीं गाड़ी एक और मेरे ताऊ की लड़की की शादी थी, कल वो लड़की वापस मिलने आई हुई थी। हम तो उसको गाड़ी में लेके अस्पतालों में आ गए, वो पीछे से भाग के कहाँ गए कोई। वो गाड़ी भी वो थाने में रात की नहीं पहुंची। पुलिस वाले वहाँ से उठा ले गए, रास्ते में किसी के घर डाने में कहाँ छोड़ दिया या पता नहीं। क्या लड़कियों को कुचल दिया था? लड़कियों को कुचल दिया था गाड़ी से? टायर टपा दिया 3 बार, अगला टायर भी पिछला टायर भी। लड़की के ऊपर से? हाँ, 5 साल की गुड़िया। टाइम क्या था? टाइम 2-2:30 बजे का। दोपहर का। कब हुआ ये? तो अभी कार्रवाई कोई? कार्रवाई अभी बयान लेते, कभी इधर कभी उधर, ये कार्रवाई हो रही है। बता रहे हूँ कार्रवाई ये हुई। वहाँ से मौके पे से रात को गाड़ी लेके आए, वो भी रास्ते में छोड़ के, वो भी थाने में नहीं पाई। अब सुबह हम थाने में वहाँ जाके आए, वो भी बहाने खड़ी, कहते हैं हमारी जिम्मेवारी, गाड़ी हम ले जाएंगे यहाँ और आप जाओगे उस गुड़िया को मिट्टी सरने करो, फिर हम पकड़ लेंगे। तो क्या पोस्टमार्टम होगा उसका? अब क्या पता, ये समझ में चल रहा। मेरे देर होया पड़ा, मेरे कुछ समझ में नहीं। मेरी 5 साल की गुड़िया मेरे घर का फूल खिलौना था हमारे। ये मामला है सानिया नाम की लड़की नाथों की, अजबनाथ डॉक्टर अजबनाथ अपने दीवार के दरवाजे के सामने खड़ी थी। इधर से लापरवाही से चलाता हुआ गाड़ी वाला आया और एकदम ये आगे टक्कर लगी। टक्कर लगने से मौत। उन्होंने दर्ज कर दिया है 279-304 है IPC और पोस्टमार्टम करा के लगा दिया गया। आगे कार्रवाई। तो क्या जिसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी के साथ, वो चालक और गाड़ी क्या कब्जे में ले ली सर? नहीं, जल्दी से जल्दी कब्जे में लेना चाहिए। तो कितने लोग हैं सर वो? एक। हरियाणा वेयर हाउस के चेयरमैन एवं पृथला से विधायक नयन पाल रावत ने कहा कि जो लोग उपद्रव कर रहे हैं वह किसान नहीं हो सकते। यह लोग राजनीतिक पार्टी से प्रेरित होकर और अन्य पार्टियों के बहकावे में आकर जनप्रतिनिधि व अन्य लोगों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, वह सरासर गलत है। नयन पाल रावत आज पृथला की IMT स्थित पौधारोपण कार्यक्रम में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अभियान के तहत एसोसिएशन ने एक पार्क को गोद दिया है और इसमें करीब 300 पौधे एक ही दिन में लगाए जा रहे हैं। IMT के उद्योगपतियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया, तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे विधायक नयन पाल रावत ने भी पौधारोपण कर कार्यक्रम की शुरुआत की। जी, आज हमने एक थोड़ा सा अलग हटके ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम किया है। हमने क्या है, IMT में ये HSIDC का इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया है। इसके सामने एक काफ़ी बड़ी ग्रीन बेल्ट है। इसको हम पार्क की तरह डेवलप करेंगे। जनरली क्या करते हैं कि हम प्लांट्स लगा देते हैं पूरी, जैसे IMT में प्लांट लगा दें तो फिर वो कोई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है मेंटेन करने की। तो हमने कोशिश करी एक नए मॉडल के तरीके से हम एक पार्क को अडॉप्ट किया है। इस पार्क को पूरे में पहले प्लांट लगाएंगे, बाद में ग्रास लगाएंगे, इसको ढंग से डेवलप करेंगे और इसके लिए प्रॉपर एक पाली लगाएंगे जिससे कि ये पूरा मेंटेन हो। इसी तरीके से जो भाई लोग आज सैकड़ों की संख्या हमारे पास आए हैं, 3-4 ने तो आज अपनी इच्छा जाहिर कर दी। उनको हमने मोटिवेट किया कि आपके सामने अगर कोई ग्रीन बेल्ट है या आपके सामने HSIDC के प्लॉट के सामने है या कोई पार्क है, जो भी अडॉप्ट करना चाहिए एसोसिएशन आपको सहयोग करेगी। इसके लिए विधायक जी ने सरकारी विभागों को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है, जो वन विभाग है, कि इस एसोसिएशन को, फरीदाबाद IMT इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को जब भी पौधे चाहिए या आपको एक लेटर पैड पर लिख के देंगे, आपको उतने पौधे उपलब्ध करा दें। आज कितने पौधे लगेंगे? आज का हमारा करीब 300 पौधे का प्लान है सिर्फ इस पार्क के लिए। लेकिन क्योंकि आज अगर हम हज़ारों की संख्या में प्लान करेंगे तो एक ही दिन में वो उतने मेंटेन होते नहीं हैं। आज ये लगा के अलग अलग तरह के पौधे हैं जो इस पार्क में लगाएंगे, प्रॉपर इनको मेंटेन करेंगे। लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले हफ्ते फिर एक अगला पार्क अडॉप्ट करेंगे या ग्रीन बेल्ट अडॉप्ट करेंगे या किसी प्लॉट होल्डर भाई को उसके सामने की जो ग्रीन बेल्ट है वो अडॉप्ट करेंगे, तो साथ साथ चलता रहेगा।
आज के लिए विधायक जी ने स्पेशली रात को के लेट से चंडीगढ़ से आए हैं, उनके लिए उनका धन्यवाद करते हैं। विकास चौधरी जी की उन्होंने जैसे बताया कि खोरी गांव में ड्यूटी लगी है, उनको भी आज आना था, वो आज नहीं आ पाए, बट अदरवाइज आज का कार्यक्रम यह है कि इस पार्क को प्रॉपरली डेवलप करते हैं। कोविड की तीसरी लहर आने वाली संभावित लहरों के मद्देनजर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में लगभग 100 बेड का सभी सुविधाओं से लैस फैब्रिकेट्स कोविड हॉस्पिटल तैयार होना शुरू हो गया है, जिसे टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। सिविल सर्जन के अनुसार आने वाली 15 अगस्त तक यह फैब्रिकेशन हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें तमाम आधुनिक सुविधाएं होंगी। हरियाणा प्रदेश में यह अपने आप में पहला नया प्रयोग होगा। टाटा स्टील के मुताबिक इसकी लाइफ 20 साल या उससे अधिक होगी। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर रणधीर सिंह पुनिया ने बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर में बेड की गंभीर समस्या सामने आई थी और अब तीसरी लहर आने की संभावना को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर के नेतृत्व में बेड की संख्या बढ़ाने के लिए योजना बनाई गई थी और इसी दौरान टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी ने फैब्रिकेटेड हॉस्पिटल बनाने का प्रस्ताव पेश किया था, जिसे मंजूर करते हुए इसका काम शुरू कर दिया गया है। देखिए, दूसरी लहर जो आप लोगों ने देखी, हम लोगों ने देखी है सभी ने, उसमें जो सबसे बड़ी समस्या आई थी वो बेड मैनेजमेंट की समस्या आई थी, क्योंकि थी लोगों को जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे उनको एडमिशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला करके भी काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी बेड मैनेजमेंट के लिए हमारे को। अब तीसरी लहर को देखते हुए उपायुक्त महोदय के निर्देशन में कल जो मीटिंग हुई है उसमें ये डिसाइड किया गया है कि किस तरीके से सारी स्थिति को एनालाइज़ किया गया है पहले तो, कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें फर्दर अगर तीसरी लहर आती है तो उसमें बेड मैनेजमेंट के लिए क्या करना है। तो इसमें जो दूसरी वेव जब आई थी उसी समय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग सजग हो गया था कि हमें बेड मैनेजमेंट के लिए बेड्स की संख्या बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है, जिसमें हमने छायसा मेडिकल कॉलेज को जल्दी से जल्दी शुरू करने की कवायद शुरू कर दी है। प्लस में ईएसआई को भी बेड अपने बढ़ाने के लिए बोल दिया गया है। प्लस में हमारा अल्फला मेडिकल कॉलेज है उनको बोल दिया गया है। इस बीच हमने देखा कि हमारा जो बीके हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ये चूँकि 200 बेड का अस्पताल था, इसमें हमारी दूसरी सर्विसेज भी चलती हैं, कैजुअलिटी सर्विसेज हैं, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट्स की जो सर्विसेज होती हैं वो चल रही हैं। तो हमारे पास से हमने पूरा प्रयास करने के बावजूद भी हमारे 100 ही बेड तैयार यहाँ हो पाए थे जो कोविड के मरीजों के लिए हम दे पाए थे। तो उपायुक्त महोदय के निर्देशन में टाटा स्टील कंपनी के द्वारा एक प्रस्ताव आया और उस प्रस्ताव को उपायुक्त महोदय ने मंजूरी दी कि क्यों न हमारे पास ये खाली जो जगह पड़ी है यहाँ पर एक प्री फैब्रिकेटेड 100 बेड के आसपास की एक स्ट्रक्चर खड़ी कर दी जाए, तो ताकि ज़रूरत पड़ने पर उसको हम उपयोग में ले सकें। उसमें टाटा स्टील ने अपने जो प्री फैब्रिकेटेड केबिन्स हैं वो ऑलरेडी तैयार काफ़ी संख्या में कर दिए हैं, कुछ कर रहे हैं। और हमारे यहाँ आप देखेंगे तो इस अस्पताल के मैदान में जो खाली पड़ा था इसमें उन्होंने केबिन्स को लगाना भी शुरू कर दिया है। ये करीबन 20 साल के आसपास, जैसा कि टाटा स्टील्स के अथॉरिटीज़ ने बताया है, 20 साल तक की स्ट्रक्चर 20 साल तक ये काम करती है। प्लस में मेंटेन करते रहो तो और भी लंबे समय तक ये काम कर सकती है। ये प्री फैब्रिकेटेड है, फुली इंसुलेटेड है और फुली एयर कंडीशनड ये स्ट्रक्चर है, जिसमें से एक केबिन जो है वो स्टाफ हमारा जो काम करेगा ड्यूटी पर, जिसमें डॉक्टर और नर्सेज होंगी, उनके लिए होगा। इसके अलावा 96 बेड्स जो हैं वो मरीजों के लिए होंगे। तो कितनी जल्दी ये शुरू हो जाएगा और कब तक तैयार होने की उम्मीद? ये आपने देखा है कि इसके पिलर्स पहले बन चुके थे और केबिन लगने चालू हो गए हैं, केबिन इनके आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारा पानी का कनेक्शन हमने कर दिया है। पब्लिक हेल्थ और इसके लिए जो सड़क का छोटा सा टुकड़ा चाहिए उसकी भी एस्टिमेट ऊपर है जांच का, जिसकी जल्द ही अप्रूवल आएगी। आते ही पीडब्ल्यूडी उसका काम शुरू कर देंगी। तो मुझे लगता है कि इस मंथ के अंत तक या 15 अगस्त से पहले ये पूरी स्ट्रक्चर हमारी खड़ी हो जाएगी। तो हमारे पास एक एडिशनल करीबन 100 बेड की एक व्यवस्था होगी जो फुली कोविड के मरीजों के लिए डेडिकेटेड होगी। हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के खिलाफ चल रहे धरने को व्यापक बनाते हुए किसान संगठनों ने 19 जुलाई को महिला न्याय महापंचायत करने का ऐलान किया है।
संगठनों का दावा है कि इसमें 50,000 किसान जुटाए जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा का सारा शीर्ष नेतृत्व इसमें शामिल होगा। वहीं हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने किसान नेता गुरुनाम सिंह चढ़ूनी के बयान के बाद एक वीडियो जारी कर कहा कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, मैं उन सभी पर मानहानि का दावा ठोकूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि गुरुनाम सिंह केजरीवाल बनना चाहते हैं, उनका सपना मुख्यमंत्री बनने का है, पर जनता को सब पता है। सरदार गुरनाम सिंह चुनरी जी, जो आप वीडियो के माध्यम से मनीष ग्रोवर को का माफ़ी मांग, अगर माफ़ी नहीं मांगी तो हम तेरे को देख लेंगे। गुरनाम सिंह चुनरी जी, मैं उस पार्टी का वर्कर हूँ, भारतीय जनता पार्टी, जो राष्ट्र की, देश की सेवा करने वाला है, भारत माँ की जय बोलने वाला। जिस तरह मेरे ऊपर महिलाओं पर अश्लील हरकत का आरोप लगाया, मेरी छवि को खराब किया, मेरी छवि को एक जनता के सामने ऐसे दिखाने की कोशिश की कि मनीष ग्रोवर एक गुंडा है, बदमाश है। चुनरी जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं 1971 की जनसंघ की यात्रा से 2021 तक आज भारतीय जनता पार्टी के बीच में कई पदों पर रहा हूँ। मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, प्रदेश में महामंत्री, प्रदेश में मंत्री सरकार में, और उपाध्यक्ष की जिम्मेवारी मेरे पर रही है। इसलिए जो मेरी छवि खराब करने की कोशिश की गई है हिसार के इस प्रकरण में, मैं उन पर मानहानि का दावा ठोकूंगा। इसलिए चुनरी जी, जो नशा चढ़ा हुआ तेरे को बताना चाहता हूँ, ये हरियाणा की जनता है। हरियाणा की जनता जो भी व्यक्ति गलत करता है उसको माफ़ नहीं करेगी। जिस तरह किसानों के नाम से तुमने गुमराह कर रखा है प्रदेश की जनता को, इसलिए प्रदेश की जनता समझ गई है कि तुम एक केजरीवाल की तरह चुनाव लड़ने के चक्कर में है और तुम मुख्यमंत्री बनना चाहता है। इसलिए जो 1700 वोट लेने वाला चुनरी आज मुख्यमंत्री के ख्वाब देख रहा है। इसलिए मैं चुनरी जी बताना चाहता हूँ, मैं दावा ठोकूंगा मानहानि का, और मैं तेरी चैलेंज को कबूल करता हूँ। हरियाणा वासियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर हरियाणा 112 की शुरुआत के बाद 13 जुलाई सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर तक यानी कि पहले 64 घंटे में कुल 36,083 कॉल प्राप्त हुई है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा गृह मंत्री अनिल विज व अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति में 12 जुलाई को इस महत्वाकांक्षी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दूरसंचार एवं आईटी अशिंदर सिंह चावला, जो हरियाणा 112 परियोजना के नोडल अधिकारी भी हैं, उन्होंने शुक्रवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि प्रदेश सरकार की मंशा थी कि आज जनता को पुलिस सहायता, फायर और एम्बुलेंस के लिए अलग अलग नंबर डायल न करना पड़े, बल्कि एक सिंगल नंबर पर ही यह सभी आपातकालीन सेवाएं आसानी से व त्वरित मिल सकें। इसी उद्देश्य के लिए हरियाणा 112 को क्रियान्वित किया गया है, जो हेल्पलाइन नंबर 100 पुलिस, 101 फायर और 108 एम्बुलेंस जैसी सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए भी काम कर रही है। मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि इस सिस्टम को, इस प्रणाली को जो चलाया गया, इसका कारण क्या था, और अब जो ये प्रणाली चली है तो इससे सरकार को क्या फायदा होता है। सबसे बड़ी बात है कि एक जनरल कंप्लेंट कॉमन पब्लिक के अंदर, प्रदेश में, मैं कहूँगा देश में भी ये शिकायतें आती रही कि जी जब भी नंबर डायल करो नंबर बिजी आता रहता है। दूसरी बात कि जी जब नंबर मिल जाता है तो पुलिस वाला ठीक तरीके से बात नहीं करता। तीसरी बात कि जी जब बात हो जाती है हम उसको कहते हैं अभी हमारे यहाँ पे गाड़ी भेजो, झगड़ा हो गया है, तो वो कहता है जी गाड़ी अभी व्यस्त है, थोड़ी देर में आती है। वो जो थोड़ी देर का मतलब है कई बारी 1-1 घंटा लेट आती है, तब तक जो होना होता है वो मौके पे हो चुका होता है। तो एज अ रिजल्ट हर स्टेप के ऊपर एक परेशानी थी।
और उससे भी ज़्यादा जो दिक्कत और आती है कि जी जब पुलिस वाले को कॉल करते हैं, आग लगी हुई है, तो वो कहता है जी एम्बुलेंस ने और फायर वालों को और बुला लो। सो एवरीथिंग वॉज इन स्मॉल पीसेस। सरकार ने ये निर्णय लिया कि क्या हम कोई ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं हरियाणा प्रदेश के वासियों को, या जो भी इस क्षेत्र से, इस प्रदेश से गुजर रहा हो, कि अगर उसको कोई भी मदद चाहिए तो उसको सिंगल नंबर हो गया। ये सिंगल नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नंबर है, पूरे देश के लिए है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी विक्टिम को इमीडिएटली हेल्प और सपोर्ट दी जाए। पुलिस का ये ना हो कि एक भय बना रहे कि पता नहीं आके क्या कर देंगे। ऐसे में सबसे ज़रूरी था कि एक सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, जो स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसके अंदर हार्डवेयर भी हो, सॉफ्टवेयर भी हो और सारी फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट करती हों। आज उदाहरण के तौर पे अगर आपके समक्ष ये ऑडिटोरियम है, हमारे को 150 लोगों को, ये तो चलिए कोरोना की वजह से वो थोड़ा सा जो इफेक्ट है कि हम हर सीट पे एक व्यक्ति को नहीं बिठा सकते, लेकिन अगर किसी भी समय पे हमें अपने बंदों को अचानक कोई प्रॉब्लम आ गई है और उनको ब्रीफ करना है, ब्रीफ करने के बाद उनको एक्शन पे लगाना है, दिस कैन बी डन इमीडिएटली इन हाउस, हमें बाहर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से अंदर हमारे कॉन्टिन्यूअस ट्रेनिंग कोर्सेज के लिए अलग से रूम्स बनाए गए हैं। इसी के साथ हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।